तो अब हम बात करेंगे जर्मनी की। और जर्मनी में एकीकरण की प्रक्रिया कैसे हुई। और जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना और एकीकरण की जो प्रक्रिया हम पढ़ेंगे वो लगभग उसी समय में हो रही थी जब हमने पढ़ा कि इटली का एकीकरण हो रहा था। तो जर्मनी में ये प्रक्रिया होती है 1867 से 1871 के समय में। तो लगभग उसी समय पर जर्मनी में एकीकरण की इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमको जर्मनी के क्षेत्र का काफी पहले का इतिहास भी देखना होगा, ताकि हम समझ पाए कि जर्मनी पहले कैसे एक राष्ट्र हुआ करता था और फिर वो अलग अलग हिस्सों में बट गया, जिससे पहले कि हम देखें कि अब वापस वहाँ राष्ट्रवाद की भावना का उदय कैसे हो रहा है। तो हम देखते हैं कि 1800 सॉरी 800 ईस्वी में, यानी बहुत ही पहले 800 ईस्वी के समय जर्मनी एक राष्ट्र था, जो कि शाल्मो एक उनका शासक था, उसके नेतृत्व में जर्मनी पूरी तरह एक राष्ट्र था। लेकिन फिर हम देखते हैं आधुनिक युग में जर्मनी का जो पूरा क्षेत्र है वो छोटे छोटे अलग अलग 300 राज्यों में विभाजित होता है। तो जैसा कि हमने इटली में भी देखा था, वो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, तो आधुनिक युग में जर्मनी में भी ऐसा ही है। वो 300 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित है। और इटली में ही जैसा हमने देखा था, इन राज्यों में भी अलग अलग विभिन्नताएं हैं। जैसे कि उत्तर में जो राष्ट्र हैं जर्मनी के, वहाँ पे प्रोटेस्टेंट धर्म जो होता है उसके अनुयायी बहुत ही ज्यादा हैं। तो जो जो भी उसके अनुयायी हैं वो अ, बाकी धर्मों से ज्यादा हैं, और सबसे ज्यादा वहाँ है प्रोटेस्टेंट्स। और इस उत्तर जर्मनी के क्षेत्र में रशिया सबसे शक्तिशाली राज्य है। और फिर हम देखते हैं कि दक्षिण जर्मनी में ऐसा नहीं है। दक्षिण जर्मनी में जो कैथोलिक धर्म है वो सबसे शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा लोग उसके अनुयायी हैं। और ऐसे अलग अलग विभिन्नताएं हैं इन राष्ट्रों में। पर ये जो सभी राष्ट्र हैं, इन सभी के प्रतिनिधि जर्मनी के एक सभा में मिलते हैं जिसको बोलते हैं डाइट। तो ये सभी एक सभा में मिलते हैं, पर इनके बीच अभी कोई राष्ट्रवाद की भावना नहीं है उन क्षेत्रों में। तो एकीकरण की कोई चर्चा नहीं होती है सभा में, पर ये सभा हो रही है। तो ये सब थोड़ा है इसका इतिहास जर्मनी के देश का। पर अब हम देखते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ राष्ट्रवाद की भावना, अब उसका उदय वापस कैसे होता है। तो इसका एक कारण ये है कि नेपोलियन के जो अभियान होते हैं वो जर्मनी में भी पहुंचते हैं। तो 1806 में नेपोलियन जर्मनी को जीत लेता है, और वो एक संघ का उदय करता है। एक संघ होता है जिसको कहते हैं राइन, जो कि राइन नदी के नाम पर रखा जाता है, उसका वो उद्भव करता है। इससे राष्ट्रवाद की भावना भी उत्पन्न होनी चालू हो जाती है कि ये सभी राष्ट्रों को काफी राष्ट्रों को जर्मनी के एक संघ में जोड़ देता है, जिसको राइन वो बोलता है। दूसरा एक कारण है जर्मनी में राष्ट्रवाद का कि जर्मन जो भी बुद्धिजीवी होते हैं, जैसे हेगल, कांत, हैमलॉट, उनके जो भी विचार होते हैं उनसे भी एक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। जैसे हेगल का जो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद होता है, उससे वो जर्मनी के राष्ट्रवाद के के पूर्ण विकास का एक दृष्टिकोण प्रदान करता है अपने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद के जो वो के बारे में जो वो लिखता है, उसकी वजह से इसका भी एक दृष्टिकोण तैयार होता है। और जैसे प्रशिया का जो चांसलर होता है बिस्मार्क, जो कि हमने पढ़ा काफी शक्तिशाली होता है, वो भी हेगल के विचारों से काफी प्रभावित होता है। तो ये बुद्धिजीवी जो है, इनका भी इस पर काफी प्रभाव पड़ता है कि राष्ट्रवाद की भावना क्यों आगे जाकर उत्पन्न होती है जर्मनी। फिर हम एक कारण और देखते हैं, तीसरा कारण, कि जो चित्रकार और साहित्यकार होते हैं जर्मन, वो एक गौरवशाली अतीत के बारे में लिखते हैं, के बारे में उसके बारे में चित्र बनाते हैं, जिससे भी एक राष्ट्रवादी जागृति वहाँ के लोगों में आती है। जैसे अनडर्थ जो कवि होता है, वो बड़ी ऐसी कविताएं लिखता है, बड़ी शक्तिशाली कविताएं जो कि देशभक्ति की भावना जिनमें बहुत शक्तिशाली होती है। तो इन सभी कारणों की वजह से भी राष्ट्रवाद की भावना आ सकती है। और एक हम कारण और देखते हैं कि जो भी जर्मन विश्वविद्यालय होते हैं अलग अलग, वो भी राष्ट्रवाद के केंद्र बनकर उभर के आते हैं इस समय। तो वो सभी विश्वविद्यालय अलग अलग सभाएं रखते हैं। जैसे ब्रूस्क एक सभा होती है जो राष्ट्रवाद आंदोलन की तैयारी में सहायता करती है। तो ये सब कुछ कारण होते हैं।
तो ये सभी चीजें देखते हुए हम देखते हैं कि मेटरनिक जो होता है, जो कि चाहता है कि पहले की सारी व्यवस्था बनी रहे पूरे यूरोप में, वो इन इन सभी चीजों को होते हुए देखता है, तो वो राष्ट्रवाद की भावना को रोकने की कोशिश करता है। तो वो एक कुछ नए कानून लाता है जिनको कार्ल्स बार्ट डिक्रीज बोला जाता है। इन कानूनों से वो इस राष्ट्रवाद की भावना को रोकना चाहता है, पर ये कानून इस चीज में सफल नहीं हो पाते। और एक कारण हम और देखते हैं इस भावना का, वो होता है एक आर्थिक संगठन हम देखते हुए बनते हुए देखते हैं जर्मनी के अलग अलग राष्ट्रों में, जिसको जोल्वरीन कहा जाता है। तो 1834 में ये आर्थिक संगठन एक बनता है जिस तो ये सभी जो कारण है अलग अलग, जो विश्वविद्यालय हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, आर्थिक संगठन है, इससे एक तैयारी हो रही है कि राष्ट्रवाद की भावना अब जर्मनी में उत्पन्न हो सकती है। और इस भावना को चिंगारी मिलती है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बाद, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इस समय मेटरनिक का भी जो युग होता है वो खत्म हो रहा होता है, उसका प्रभाव उतना नहीं रहता है। और क्रांतियां यूरोप में अलग अलग जगह भी हो रही है, राष्ट्रवाद की भावना आ रही है, जर्मनी में भी ये सब कुछ हो रहा है। तो इसी सब में फ्रैंकफर्ट, जो जर्मनी का एक क्षेत्र है, वहां पे एक सभा बुलाई जाती है। और वहां पे उस सभा में सभी प्रतिनिधि ये फैसला करते हैं कि फ्रेडरिक विलियम, जो प्रशिया का राजा होता है, वो एक एकीकृत जर्मनी का नेतृत्व करेगा। तो वो ये फैसला ले लेते हैं कि जर्मनी एकीकृत होना चाहिए और फ्रेडरिक विलियम इस एकीकृत जर्मनी का शासक होगा। और ये पूरा क्षेत्र एक लोकतांत्रिक राजत्व की तरह चलेगा और उसका शासक फ्रेडरिक विलियम रहेगा। फ्रेडरिक विलियम जो होता है उसमें राष्ट्रवाद की भावना ज्यादा मजबूत नहीं होती है, लेकिन जब उसका भाई राजा बनता है तो वो काफी राष्ट्रवादी होता है। तो उसका चांसलर होता है बिस्मार्क, और वो जो होता है विलियम बड़ा राष्ट्रवादी होता है, बिस्मार्क उसका चांसलर भी राष्ट्रवाद की भावना से प्रभावित होता है। और जो बिस्मार्क होता है वो यूरोप का बड़ा ही सफल कूटनीतिज्ञ माना जाता है। और वो ये भी समझता है कि इस राष्ट्रवाद और एकीकरण के लिए जो सैनिक शक्ति है, सैन्य शक्ति भी बड़ी जरूरी हो सकती है। तो वो उसकी जो नीति होती है उसको हम ब्लड एंड आयरन कहते हैं, रक्त और लोहा उसकी नीति को कहा जाता है। तो वो सैनिकों की का महत्व इस पूरी प्रक्रिया में समझता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि बिस्मार्क और विलियम कैसे जर्मनी में राष्ट्रवाद के साथ राष्ट्रवाद को उत्पन्न होते हुए देखते हैं, और कैसे वो एकीकरण की ओर बढ़ते हैं। तो बिस्मार्क और विलियम इस समय क्या करते हैं कि वो अनिवार्य सैनिक शक्ति अपने राज्यों में लगा लेते हैं। और प्रशिया इस समय बड़ा शक्तिशाली राज्य की तरह स्थापित हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि 1864 में जर्मनी के एकीकरण का पहला चरण शुरू होता है। तो 1864 में जर्मनी प्रशिया जो है वो ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर श्लेस्विक और होल्स्टीन दो राज्य होते हैं, श्लेस्विक और होल्स्टीन, इनके मुद्दों पर वो डेनमार्क पर आक्रमण कर देते हैं मिलकर, ऑस्ट्रिया और प्रशिया। तो इस आक्रमण के बाद वो विजय भी होते हैं। तो श्लेस्विक जो होता है वो प्रशिया को चले जाता है और होल्स्टीन चले जाता है ऑस्ट्रिया को, क्योंकि वो दोनों मिलकर इसमें विजय होते हैं। लेकिन इसमें समस्या ये होती है कि जो दोनों राज्य होते हैं श्लेस्विक और होल्स्टीन, इन दोनों में जर्मन लोगों की जो आबादी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसी वजह से होल्स्टीन जब ऑस्ट्रिया को जाता है तो वहाँ विद्रोह होने लगता है। तो इस विद्रोह के बाद ऑस्ट्रिया और प्रशिया में भी थोड़ा हम देखते हैं कि आक्रमण की स्थिति बनती हुई नजर आती है। तो इसके बाद ऑस्ट्रिया और प्रशिया में भी एक आक्रमण होता है, युद्ध, जिसमें बिस्मार्क पहले से ही फ्रांस के साथ संधि कर चुका होता है कि फ्रांस ऑस्ट्रिया को कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा। उसकी इटली के साथ भी संधि होती है। तो इसके बाद सेदेवो में 1866 में युद्ध की घोषणा हो जाती है, और 1866 में युद्ध होता है प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच। और इस युद्ध में प्रशिया विजय होता है, क्योंकि वो बिस्मार्क पहले से ही ऐसी संधियां कर चुका होता है जिससे उनको फायदा होता है। और इसके बाद जो भी जर्मन स्टेट्स होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे राज्य, जो बहुत सारे ऐसे राज्य होते हैं जो ऑस्ट्रिया पर जिनका प्रभाव होता है, ऑस्ट्रिया जिनको कंट्रोल करता है, ऑस्ट्रिया के पास होते हैं वो राज्य। लेकिन इस युद्ध में
हारने के बाद वो सारे राज्य अब प्रशिया के साथ जुड़ जाते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कैसे जर्मनी एकीकरण की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ एक युद्ध हुआ डेनमार्क के साथ, एक युद्ध ऑस्ट्रिया के साथ। फिर हम देखते हैं कि अलग अलग जर्मन क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में ऐसा देखने को मिलता है कि फ्रांस, जो इस समय बड़ा शक्तिशाली देश है जैसा कि हमने पढ़ा है, फ्रांस भी कई जगह हस्तक्षेप कर सकता है, अपना प्रभाव डाल सकता है। तो इस वजह से भी एकीकरण पूरी तरह नहीं हो पा रहा है अभी। तो इस समय बिस्मार्क और विलियम ऐसा करते हैं कि स्पेन में जो राजगद्दी का मामला होता है, उस पर काफी फ्रांस का विरोध करते हैं। तो फ्रांस की जो भी नीति होती है, उसका वो बड़ा मजबूती से विरोध करते हैं। और इसके बाद 1870 में फ्रांस प्रशिया पर आक्रमण कर देता है, जो कि वो चाहते होते हैं। तो इसके बाद सिदोन में एक युद्ध होता है फ्रांस और प्रशिया के बीच। और 1871 में, 1871 में प्रशिया विजय होता है और जर्मनी एकीकृत हो जाता है। तो फ्रांस जैसा जो बहुत ही शक्तिशाली देश होता है, उसकी जगह अब हम देख रहे हैं कि एक एकीकृत जर्मनी, एक शक्तिशाली देश की तरह उभर कर आ रहा है। तो इस तरह हमने तीन ऐसे युद्ध होते हुए देखे। तो यार युद्ध इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जैसा हमने देखा बिस्मार्क की जो नीति है, वो है लोहा और रक्त। तो वो युद्ध से डरता नहीं है एकीकरण की पूरी प्रक्रिया में। तो इन युद्धों के बाद जर्मनी एकीकृत होता है। और अब हम देखेंगे अगले अपने पार्ट में कि कैसे अन्य क्षेत्रों में भी राष्ट्रवाद की भावना आ रही है। अभी हम देख देख चुके हैं इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण।